हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले 11th क्लास का एक बहुत बढ़िया न्यू चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बहुत सारे नंबर सुने हुए हैं, रियल नंबर सुने हुए हैं आपने, रैशनल नंबर सुने हैं, होल नंबर सुने, इंटीजर सुने, नेचुरल नंबर सुने हैं, मगर कॉम्प्लेक्स नंबर पहले नहीं पढ़ा 11th से पहले। अब आप फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो। तो क्या होते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके साथ क्यों जुड़ा हुआ है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। यानी कि क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके फैक्टर बनाने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जब उसके पहले हमें डी फाइंड करना होता था जिसकी वैल्यू होती थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद स्टार्ट होते थे 3 केस। याद है आपको? पहला केस था जब b ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब होता था कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और फिर आप x की वैल्यू ये लेते थे। ठीक है, यही वैल्यू होती थी। d जो है, d वही है b स्क्वायर माइनस 4ac। सुनाओ था सेकेंड केस, d इक्वल टू 0, इसका मतलब होता था रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, और उसके बाद x की वैल्यू ये होती थी माइनस बी बाई 2a। यानी डेफिनेटली ये वाली टर्म 0 आ जाती थी तो माइनस बी बाई 2a बचता था। यहां आप ओरिजिनली यही फॉर्मूला लगा देते थे। बट हियर वी आर अबाउट टू डिस्कस पर्टिकुलरली अबाउट द थर्ड केस, क्योंकि यही वो केस है जो आपने जरा सा बस टच ही किया था और आगे निकल गए थे। यहां पे हम लिख देते थे रूट्स आर नॉट रियल और इमेजिनरी, यानी रूट जो है वो रियल नहीं है, इमेजिनरी है। तो ये इमेजिनरी रूट्स का क्या मतलब हुआ? चलिए जरा इसी केस को हम कंसिडर करते हैं कि ये हमें सॉल्व करने क्यों नहीं दिया जाता था। क्यों? ये लाइन लिख के इक्वेशन वहीं पे खत्म हो जाता था। ठीक है ना? आपने देखा होगा जब भी डी नेगेटिव आया था 10th क्लास में तो हम क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिख देते थे, रूट जो है दे आर नॉट रियल और रूट्स आर इमेजिनरी, और बात वहीं पे खत्म हो जाती थी। सो लेट्स कंसिडर अ केस ऑफ सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं यहां पे d फाइंड करता हूं तो आप देख सकते हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। तो फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 1 है, देन a और c की वैल्यू भी 1 है, तो d आ रहा है नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाता है? हम x का फॉर्मूला लगाते हैं, वही जो आपने पढ़ा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। b की वैल्यू डेफिनेटली 1 है, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करके माइनस 3 आया अपॉन 2a। प्रॉब्लम अब ये आ गई कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल ही नहीं होता, इसलिए हम वहां पे लिख के छोड़ देते थे कि नो रियल रूट्स और बात खत्म। बट आज इस चैप्टर में हम इसी की डेप्थ में जाने वाले हैं कि अगर हम इसको आगे सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व किया जाता और आंसर क्या निकल के आता। ठीक है, तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करने की सोचूं भी तो भी मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो आगे सॉल्व करना कैसे, ये तो तरीका ही नहीं पता। तो इसके लिए मैथ्स में एक तरीका फाइंड किया गया, स्क्वायर रूट में -1 हो तो उसे हम डिनोट करेंगे आई से, और ये आई का मतलब है आयोटा। आई का मतलब है आयोटा। तो स्क्वायर रूट में जब भी माइनस में कोई नंबर दिखेगा वहां पे आ जाएगा आयोटा। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट में -2 दिखेगा तो इसे आप लिखेंगे √2 आयोटा। स्क्वायर रूट में -3 दिखेगा तो √3 आयोटा। स्क्वायर रूट में -4 दिखेगा तो 4 तो रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा, बाकी माइनस तो अभी भी अंदर ही रहेगा, तो 2 आयोटा। इसी तरह से √5 आयोटा, और ये पूरी एक नंबर लाइन बनती जाएगी, और इन नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, अब हम बात करने वाले हैं इमेजिनरी नंबर्स की। ठीक है, तो चलिए अभी मैंने नंबर लाइन की बात करी थी तो उसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने ऑलरेडी देखी हुई है, ठीक है ना, ये नंबर लाइन है। इस पे कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं, राइट।
रियल नंबर जो होते हैं वो कभी इमेजिनरी नहीं होते, क्योंकि वो तो रियल है। रियल और इमेजिनरी एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है। जो नंबर रियल है वो इमेजिनरी नहीं होता, और जो इमेजिनरी है वो रियल नहीं होता। तो यहां पे ये नंबर लाइन पे तो सारे के सारे रियल नंबर आए हुए थे, तो फिर ये इमेजिनरी कहां है? इमेजिनरी के लिए हमें एक सेपरेट नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, और वो बनेगी ऐसे, ठीक है। यहां पे आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और डिनोमिनेटर में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब आप कहोगे सर ये आप मजाक कर रहे हो, ये तो वो एक्स और वाई एक्सिस है। तो बेटा ये देखने में एक्स और वाई एक्सिस लग रहे हैं, मगर ये एक्स वाई एक्सिस नहीं है, ये है रियल एक्सिस, और ये है इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये एक्स और वाई एक्सिस नहीं है, ऑल दो ये वैसे ही लग रहे हैं देखने में, ठीक है। और फंक्शन भी ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा। तो एक्स और वाई एक्सिस जब बनाए जाते थे ना, तो वो प्लेन को हम बोलते थे कोऑर्डिनेट प्लेन, याद है ना आपको? कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते थे, या फिर कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। मगर जब हम दो तरह की नंबर लाइंस को ड्रा करते हैं, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को, तो इसको बोला जाता है आर्गेंट प्लेन। क्या बोला जाता है? आर्गेंट प्लेन। तो ये आर्गेंट प्लेन है बेटा, ठीक है। तो ये जो आयोटा है, ये आर्गेंट प्लेन में कहां है? ये रहा, ये एक्चुअल में आयोटा है, ये एक्चुअल में 2 आयोटा है, ये 3 आयोटा है, ये -2 आयोटा है। तो यहां पे इमेजिनरी एक्सिस पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इमेजिनरी हैं, और इमेजिनरी नंबर की पहचान क्या होती है? उसके साथ लगा होता है आयोटा। तो किसी भी नंबर के साथ अगर आयोटा लगा है तो वो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो यहां पे जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सारे रियल नंबर है, और यहां पे जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स हैं। ऑलराइट, रियल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। इमेजिनरी कितने होंगे? वो भी इनफाइनाइट, क्योंकि ये एक्सिस तो दोनों तरफ बढ़ेगा ना, और इनफाइनाइटली बढ़ेगा। तो जितने रियल नंबर्स होते हैं उतने ही इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, यानी दोनों के दोनों इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अब बात यह आती है, किसी बच्चे ने पूछा सर ये क्या है, ये क्या नंबर आ गया? ये ना ही रियल एक्सिस पे आ रहा है ना ही इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहा है, तो फिर ये क्या हुआ? तो बेटा जरा इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। रियल एक्सिस पे ये 3 पे जा रहा है, और इमेजिनरी पे ये 2 पे जा रहा है। तो यानी ये वाला जो नंबर है ना, इसमें कुछ पार्ट रियल का भी है, कुछ पार्ट इमेजिनरी का भी है। तो ऐसे नंबर जो रियल और इमेजिनरी नंबर्स को मिला के बनाए जाते हैं या मिलके बनते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। समझ आया आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द मिक्सचर ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो कैसे बनेगा? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के सम को या फिर उनके मिक्सचर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब मैं इसको प्रॉपरली, इसकी प्रॉपर फॉर्म बताता हूं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से, स्मॉल z से डिनोट करते हैं, और वो इस फॉर्म में होता है a प्लस आयोटा b, ठीक है। जहां पे a क्या है? ये रियल पार्ट ऑफ z है, जिसको हम REZ भी बोलते हैं, REZ, ठीक है। और जो b है वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इसको हम IMZ भी बोलते हैं, ठीक है। तो a जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है, और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। तो सर इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? इसके कोऑर्डिनेट तो 2,0 है, तो फिर क्या ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो अब आपके सामने रियलिटी आने वाली है बेटा। यहां पे 2 जो है रियल पार्ट है और 0 इमेजिनरी पार्ट है, तो यस ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, जिसका रियल पार्ट नॉन रियल पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट 0 है।
अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्योरली रियल, क्योंकि वो रियल एक्सिस पे ही आएगा, और रियल एक्सिस पे आने वाले नंबर ही तो आज तक आप पढ़ते आए हैं। आपने आज तक कोई ऐसा नंबर पढ़ा था आज की क्लास से पहले जिसमें आयोटा था? नहीं। तो दैट मीन्स क्या आयोटा वाकई वहां पे नहीं था? आयोटा था, मगर आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 था। तो अगर आयोटा का कोफिशिएंट 0 था दैट मीन्स उसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0। और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्योरली रियल। तो y कोऑर्डिनेट 0 है तो यानी कि वो इस एक्सिस पे लाई करेगा, y कोऑर्डिनेट यानी कि इमेजिनरी वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात करें इस पॉइंट की तो इसके कोऑर्डिनेट है 0,4। तो अब आप इसको जब लिखेंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे 0 प्लस आयोटा 4 या फिर 4 आयोटा, जैसे मर्जी लिख लो, दोनों चलेंगे। अब यहां पे रियल पार्ट 0 आ गया, ठीक है। तो अगर रियल पार्ट 0 है तो वो नंबर इमेजिनरी एक्सिस पे ही लाई करेगा, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। तो यानी कि अब आप एक और बात समझ गए हैं, इफ a is 0 z is purely imaginary, और अगर b 0 है तो z is purely real, ठीक है। तो आज तक आपने जितने भी नंबर पढ़े थे रियल नंबर वाले, वो सारे एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर ही थे जिसमें इमेजिनरी पार्ट कितना था? 0, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसको बोलते हैं? इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो अब आगे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको डी निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, यानी डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हम क्यों निकालते थे? डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ इसलिए निकालते थे ये पता लगाने के लिए कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं या इमेजिनरी है, यानी इन शॉर्ट ये पता लगाने के लिए कि क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है या नहीं। अगर डी पॉजिटिव आता था या 0 आता था तो हम आगे सॉल्व करते थे। अगर डी नॉन जीरो आता था, सॉरी नॉन पॉजिटिव आता था यानी कि नेगेटिव आता था, तो हम क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देते थे ये लिख के कि रूट्स आर नॉट रियल। बट अब ये चीजें मैटर नहीं करेंगी, एनी हाउ आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना ही लगाना है, चाहे डी नेगेटिव आए चाहे डी पॉजिटिव आए, यानी आपको डी निकाल के देखने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए हम कैसे टैकल करेंगे। एक प्रॉब्लम है हमारे पास, ये दिया हुआ है, इसको मुझे सॉल्व करना है, इसके यानी कि रूट्स फाइंड करने हैं। तो यहां पे a है 2, b है 1 और c है 5। अगर मैं इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है b² माइनस 4ac/2a, राइट, यही होता है। तो अब मैं यहां पे b की वैल्यू डालूंगा 1, यहां पे b का स्क्वायर 1 माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। -1 प्लस माइनस रूट में 1 माइनस 40 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं रूट में आ गया -39, तो -39 आया, नो प्रॉब्लम नाउ। आप माइनस को हटाइए, बाहर आयोटा लिख दीजिए, बाकी सब एज इट इज। अब आप 4 को दोनों को सेपरेट कर दो तो इसके 2 रूट्स आ गए हैं। एक है -1/4 प्लस आयोटा रूट 39/4 और दूसरा होगा -1/4 माइनस आयोटा रूट 39/4। तो 2 रूट्स आ गए। क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं? 2 ही रूट होते हैं, बट इसमें दोनों के दोनों रूट जो थे वो क्या थे? इमेजिनरी, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यही रोल है बेटा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना होगा तो अब आप ऐसे कर सकते हो। चलिए कोई और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। ये अब इसको कैसे करें? अब इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप सीधा का सीधा ये 9 को उधर ले जाके -9 कर दो और स्क्वायर जब उधर जाके रूट बनेगा तो बाहर आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। अब रूट के अंदर माइनस है तो आप आयोटा लगा दो और माइनस हटा दो, ठीक है ना। अब रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो ये इसके 2 आंसर आ गए, एक है 3 आयोटा और एक है -3 आयोटा। इसी क्वेश्चन को करने का अदर वे ये है कि आप यहाँ पे मिसिंग टर्म कौन सी है? x वाली, तो उसके कोफिशिएंट को 0 लिखिए। अब यहाँ पे a जो है वो 1 है, b जो है वो 0 है और c जो है वो 9 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये तो 0 ही रहेगा, प्लस माइनस रूट के अंदर -36 आ जाएगा अपॉन 2, ठीक है ना। अब
36 नेगेटिव में आया है तो नेगेटिव हटाने के लिए हमने ऐसे कर दिया। अब 36 का रूट होता है 6। अब 6 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 आंसर आ जाएंगे +-3 आयोटा। तो इस तरह से अब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म सॉल्वेबल नहीं होंगी, वहां आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें हम इसे? इसमें ये देखेंगे a कितना है, b कितना है, c कितना है, ये रहा। आप चाहे तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बट अगर आप ऐसे ही करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाय 2a, ठीक है। अब 1 माइनस, अब बेटा देखिए 4/√2 है, अगर आप इसे रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर 4√2 और नीचे 2 आ जाएगा, कटिंग होके 2√2 बनेगा। अब ये 2√2 की वैल्यू तो हमें डालनी नहीं है, तो इसके बाद ये आगे सॉल्व नहीं होगा। तो अब क्या करें? अब सिर्फ इतना डिसाइड करिए कि 1 बड़ा होता है कि 2√2 बड़ा होता है वैल्यू वाइज। ऑब्वियसली 2√2 बड़ा होता है, तो 2√2 अगर बड़ा है तो इसका पूरा आंसर नेगेटिव ही आएगा। अब रूट में जब भी नेगेटिव आएगा तो आयोटा लगाना पड़ता है कि नहीं? तो हमें मालूम है क्योंकि आंसर इसका नेगेटिव आना है, तो मैं एक माइनस कॉमन निकाल लूंगा ऐसे, पर रहेगा वो रूट के अंदर ही। अब माइनस इसलिए कॉमन निकाला है क्योंकि हमें मालूम है इसका आंसर आना ही नेगेटिव था। ऐसे अदरवाइज आप जबरदस्ती माइनस कॉमन निकाल के आयोटा नहीं बना सकते। इसे अंदर वाली टर्म को पॉजिटिव करने के लिए हमने ऐसे किया है। अब रूट के अंदर क्योंकि माइनस है तो इसे बाहर लिख के आयोटा लिख सकते हो, और अंदर वाली टर्म अब डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो ये इसका आंसर आ चुका है। आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, अलग अलग भी कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा वैसे। दैट्स इट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट करते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मेन हमें पता चला कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि इसको भी टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही पता लगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वहीं से ओरिजिनेट हुए हैं इमेजिनरी नंबर एंड हेंस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में काफी कुछ ये पता चल गया है। अब ये जो आयोटा होता है इसके बारे में कुछ और भी जानना जरूरी है। चलिए अब हम इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी मैंने आपको बताई थी वही मैं दोबारा ले रहा हूं, और उसके बारे में कुछ और भी चीजें जो जाननी जरूरी है वो जानते हैं। तो आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल z से डिनोट किया जाता है, और ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए ये आर्गेंट प्लेन है, तो ये आर्गेंट प्लेन में ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा a प्लस आयोटा b, जिसमें इसका ये कोऑर्डिनेट a है और ये वाला कोऑर्डिनेट जो है वो b है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही है ये जो मैंने यहां पे कंसिडर किया है। अब इसके बारे में और क्या क्या जानना जरूरत है? सबसे पहले मॉडुलस ऑफ z। बेटा मॉडुलस ऑफ z को आप r से भी डिनोट कर सकते हो या फिर मॉड z से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। r से या मॉड z से। मॉडुलस ऑफ z का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब ये जो चीज है ये होती है मॉड z, या फिर r भी लिख सकते हो आप इसे। ये ऑब्वियसली आप फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ये a होगा और ये b होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मॉडुलस ये आ जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे ये वाला मॉडुलस इसी टाइप का तो आपने पहले भी देखा हुआ है। आप देखते थे कि मॉडुलस के अंदर -2 होता था, आप उसे +2 लिख सकते थे। अगर मॉडुलस के अंदर +5 होता था तो वो +5 ही रहता था। तो आपने आज तक जो सीखा है वो यही सीखा है कि मॉड का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव करना। तो क्या वो वाला मॉड अलग था और ये वाला मॉड अलग है? तो आंसर है नो, ये दोनों मॉड सेम है। ये फिर कैसे बन रहा था? कैसे सेम है दोनों? देखिए बेटा -2 का मॉड निकालना है तो पहले हमें इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर है ना, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? 0 होगा, तो ये बन गया, ठीक है ना। अब यहां पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला लगा दो, विच इज √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये 4 बन जाएगा और 4 का रूट सॉल्व करके 2 आ जाएगा। तो दैट मीन्स -2 का मॉड सॉल्व करके 2 ही आता है।
या आप देख सकते हो ऐसे मैं 5 का भी चेक कर लेता हूं, ये भी एक प्योरली रियल है तो इसमें इमेजिनरी नंबर 0 होगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये बनेगा 25, और 25 प्लस 0 25 होता है, रूट सॉल्व करके 5 आ जाएगा, तो यही आ गया। तो अब ये चीज आपको पूरी पहले डिटेलिंग नहीं बताई गई थी, सीधा इसलिए डायरेक्ट बता दिया जाता है कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव करना, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू मॉडुलस में डालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, उसे नेगेटिव नहीं बनाएगा ये। तो मॉडुलस अब आप जान चुके हैं, मॉडुलस किसे बोलते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का मतलब है ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस। कौन से प्लेन पे, आर्गेंट प्लेन, याद है ना, ये आर्गेंट प्लेन है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड। अब कॉन्जुगेट ऑफ जेड को मैं जेड बार से डिनोट करता हूं, ठीक है, जेड बार से डिनोट करता हूं, और इसमें क्या होगा, आयोटा की जो टर्म है उसका साइन चेंज कर देंगे, सिर्फ आयोटा की टर्म का साइन चेंज कर देंगे। यानी कि अगर ये है a, b, तो b वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, यहां पे नीचे, यहां पे कोऑर्डिनेट आएंगे a, -b, या फिर a माइनस आयोटा b। तो ये है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा उसका एक्चुअल में मीनिंग होता है, अगर हम रियल एक्सिस को प्लेन मिरर मान लें, तो प्लेन मिरर मान लें तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इमेज आती है वो होता है उसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट निकालते वक्त सिर्फ आयोटा वाली टर्म का ही साइन चेंज होगा, रियल वाली टर्म का साइन चेंज नहीं होगा। अगर रियल वाली का चेंज होता तो ये बनता मिरर और इस साइड पे आता कॉन्जुगेट। अब यहां पे नोटिसेबल बात यह है कि कोई पॉइंट अगर यहां पे है तो इसकी इमेज भी यहीं पे आएगी, तो इसका कॉन्जुगेट वही का वही रहेगा, और ये बिल्कुल सेंस भी बनाता है। देखिए यहां पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, तो 2 + 0 आयोटा, अगर आप इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहते हो, कॉन्जुगेट यानी बाहर, तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दो, ये ऐसे है ना, 2 को हमने ऐसे लिखा, फिर इसका साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने से भी फर्क थोड़ा ना पड़ जाएगा। तो कोई भी टर्म जो रियल एक्सिस पे लाई कर रही है यानी प्योरली रियल, उसका कॉन्जुगेट लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रियल एक्सिस पे इमेजिनरी पे है तो उसका डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, यहां पे आ जाएगा, क्योंकि हम इसको प्लेन मिरर मान रहे हैं। तो दोबारा से बता देता हूं कॉन्जुगेट क्या है। कॉन्जुगेट इज एक्चुअली इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडरिंग रियल एक्सिस एज अ प्लेन मिरर। तो कोई नंबर अगर ये है तो उसका कॉन्जुगेट ये बन जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इसका कॉन्जुगेट यहां आ जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है तो उसका कॉन्जुगेट यहां आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अब लास्ट हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, z की पावर -1, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली वही है, जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता है, 1/2, 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 2/3। तो बेसिकली रेसिप्रोकल करना होता है। तो हम यहां पे क्यों नहीं कर देते रेसिप्रोकल, क्यों फॉर्मूला याद कर रहे हो, तो आंसर है आप कर सकते हो, आप रेसिप्रोकल कर लो, बट आयोटा डिनोमिनेटर में जब भी होगा तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। वाई, बिकॉज आयोटा भी तो एक तरह का इरेशनल नंबर ही है, स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में हम कभी स्क्वायर रूट छोड़ते नहीं है। तो आयोटा वाली टर्म जब भी डिनोमिनेटर में आएगी तो आपको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो आइदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते वक्त आप ये फॉर्मूला का यूज कर लो, अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम, आप कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल करो, और रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो उसे रैशनलाइज कर देना, दैट्स इट। तो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में काफी चीजें बता दी हैं। चलिए एक और चीज बता देता हूं जो अभी काम नहीं आनी बट आगे की एक्सरसाइज में काम आएगी, और वो है आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। अब मैं यहां पे कुछ आपको बताना चाहता हूं, ये वर्ड ध्यान से देख लो, दिस इज आर्गुमेंट, दिस इज नॉट आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। ये आर्ग्यूमेंट बहस वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है, स्पेलिंग चेंज है, यहां पे यू के बाद ई नहीं लगाया मैंने, तो ये आर्गुमेंट है, ठीक है। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट का मतलब मैं जरा इसको दोबारा से क्लियर फिगर में बताता हूं आपको।
जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओरिजिन से अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनेगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करने वाली लाइन का, जो ओरिजिन से ज्वाइन कर रही है, उस एंगल को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट जो है उसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये थीटा होता है। आप थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो tan थीटा का। तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हो b/a। तो इसे आप यूज करके आर्गुमेंट फाइंड कर सकते हो। अब यहां पे कुछ और भी मैं बताना चाहूंगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इसकी आर्गुमेंट ये हो जाएगी, ठीक है। अब अगली चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंटली मैं बताना चाहता हूं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो आर्गुमेंट ये नहीं होगी। आर्गुमेंट इस केस में ये हो जाएगी, यानी माइनस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा तो पॉजिटिव रहेगी आर्गुमेंट, अगर एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है तो भी नेगेटिव। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक रूल है कि जो आर्गुमेंट होता है उसकी वैल्यू -π से पाई के बीच में ही रहती है। आर्गुमेंट कभी भी -180 या +180 के बाहर नहीं जा सकता। तो यानी कि इसका जो एंगल है वो इस तरह से ही घूमेगा, या तो इधर से इधर या इधर से इधर। आप पूरा सर्कल नहीं घुमा सकते इस तरह से। तो यहां से चल सकता है या फिर यहां से चल सकता है। तो -180 से +180 तक जाएगा। तो फिलहाल आर्गुमेंट की अभी जरूरत नहीं है, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं इसको। तो जब ये आएगा तो मैं थोड़ा और डिटेल में इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में वो सब चीजें जान चुके हो जिसका हमें इस चैप्टर में यूज करना होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं आयोटा की कुछ और प्रॉपर्टीज, आयोटा की हायर वैल्यूज, हायर पावर्स की वैल्यूज। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं हमने आयोटा किसको माना है, ये। पर आप कभी भी आयोटा की वैल्यू ये मत डालना, क्योंकि इसी को तो इजीली लिखने के लिए हमने आयोटा लिखा है। तो जहां पे आयोटा लिखा है वहां पे तो यही रहेगा। बट अगर आयोटा का स्क्वायर आ गया, अब आयोटा का स्क्वायर आएगा तो आप एक तरह से समझ लीजिए ये करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। अब यहां पे कई बच्चे गलती करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं और फिर इसको ऐसे लिखूं तो कई स्टूडेंट सोचेंगे कि इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर तो ये 1 बन जाएगा और फिर इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर का आंसर 1 क्यों नहीं है, -1 क्यों? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि √a इंटू √b को आप √ab हर बार नहीं लिख सकते। ये पॉसिबल कब है? पॉसिबल ओनली व्हेन at least one among A and B is positive। ये आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके तभी लिख सकते हो अगर A या B में से कम कोई एक नंबर पॉजिटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आप ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो बेसिकली ये क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा और फिर वो स्क्वायर से रूट कट के -1 आ जाएगा। याद रहेगा? तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये याद रखना हमेशा। चलिए आगे, आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं। नाउ वी ऑलरेडी नो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो इसका आंसर माइनस आयोटा आ जाएगा। तो यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। अब आयोटा 4 की वैल्यू, आयोटा रेज़ टू द पावर 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। नाउ इसको 1 बना देंगे तो ये आंसर आ गया। तो आयोटा की ये 4 वैल्यूज तक आपको याद रखना है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा रेज़ टू द पावर 4 आ जाए तो उसकी वैल्यू +1 होती है। कैसे आई वो मैंने आपको सिखा दिया। चलिए, अब एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि इससे भी बड़ी वैल्यूज आ गई अगर आयोटा की, तो उससे कैसे करेंगे सर? तो आइए जरा जानते हैं कितनी बड़ी वैल्यू चाहते हैं। बहुत बड़ी 55 चलेगी। चलिए 55 बता देते हैं। आयोटा की पावर 55 आ गया तो कैसे करेंगे इसको? देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक वो तरीका है जिससे ज्यादातर लोग बताते हैं,
चलिए पहले वही करवा देता हूं। 55 से छोटा नंबर कोई ऐसा बताइए जिसे जो 4 से डिविजिबल हो। ऐसा नंबर कौन सा है? 50 कौन सा आएगा बताइए? 52, राइट। तो इसको आप ऐसे लिख लो, 52 प्लस कितना? 3। अब आप सेपरेट कर लो, ये ऐसे आ गया। अब 52 जो है वो 4 से डिविजिबल है, इसलिए आप उसे ऐसे लिख दो, 4 इंटू 30, और ये वैल्यू आ गई, राइट। तो अब आयोटा की पार होता है 4 1 और उसकी पार 13 किया, और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 की पावर कुछ भी होगा तो वो 1 ही रहेगा। अब 1 इंटू माइनस आयोटा विल बी माइनस आयोटा, तो आयोटा की पार 55 की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, दैट्स इट। ठीक है। दूसरा तरीका जिस तरह से मैं जनरली बच्चों को करवाता हूं, आप अगर ये ऑड है तो इससे पिछले इवन नंबर को लिख लो ऐसे। अब इवन है ना, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है? आयोटा स्क्वायर होता है -1। अब -1 की पावर 27 कितना होगा? -1 की पावर 27, -1 की पावर अगर ऑड है तो ये -1 बनेगा, तो -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। दोनों मेथड बिल्कुल ठीक है, जो आपको पसंद आए आप वो वाला मेथड यूज करिए। अगर मेरे मेथड का मुझे लगता है फायदा यही है कि अगर बहुत बड़ा नंबर भी हो, जैसे मान लीजिए 217 आ गया, तो इसको मैं लिख दूंगा 216 इंटू आयोटा, ठीक है। अब 216 को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर, 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 108, ठीक है। अब -1 की पावर इवन नंबर है तो ये +1 होगा, तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा बन जाएगा, दैट्स इट। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि इससे पहले 4 से डिविजिबल कौन सा है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि 2 से डिविजिबल सिर्फ देखते ही पता चल जाता है, और 4 से डिविजिबल अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है तो आपको करके देखना पड़ता है, ठीक है। जबकि 2 से डिविजिबल देखते पता चल जाता है, इवन है तो 2 से डिविजिबल है, ऑड है तो 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको अब आयोटा की पावर जितनी मर्जी बड़ी आ जाए, आपको कम से कम उसकी पावर को देख के तो डर नहीं लगेगा। आइए, आयोटा की पावर अगर नेगेटिव आ जाएगी तो उसे कैसे टैकल करेंगे वो भी सीखते हैं। तो चलिए मैं नंबर ले रहा हूं इस बार 2042, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया और साथ में नेगेटिव भी ले लिया। अब नेगेटिव है तो ऑब्वियसली इसे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अब बेटा ये तो एक इवन नंबर है, इसे ब्रेक करना ही नहीं है, इसे मैं डायरेक्ट लिखूंगा आयोटा स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा? 1021। मैंने इसको 2 से डिवाइड कर लिया। अब -1, ये -1 बनेगा, -1 की पावर ऑड नंबर कितना होता है? -1 होता है, तो इसका आंसर -1 आ गया, दैट्स इट। और अगर आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो यहां पे कौन सा पार्ट मिसिंग है? रियल पार्ट मिसिंग है या फिर इमेजिनरी? ऑब्वियसली आयोटा वाली टर्म तो दिख नहीं रही सर, तो आयोटा वाली टर्म मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे? आयोटा वाली टर्म को 0 ले लेंगे, क्योंकि ये प्योरली रियल आया है। समझ आ गया? चलिए, ये तो थी पावर इवन, और अगर पावर ऑड होती तो क्या फर्क पड़ता, या फिर फर्क पड़ता भी या नहीं पड़ता? तो चलिए देखते हैं। मैं वैल्यू ले रहा हूं 4191 माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे रेसिप्रोकल करके लिखूंगा। अब ये क्या इवन नंबर है? नहीं, ये तो ऑड है, तो ऑड को ब्रेक करो, ऐसे ही ब्रेक करोगे ना। चलिए ब्रेक कर दिया, तो अब ये बन गया 4190 इंटू आयोटा की पावर 1, राइट। ये इवन है, इसको मैं आयोटा स्क्वायर की पावर, इसको मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूं। 2 to the 4, देन 0 आएगा, देन 2 9 the 18, देन 5 आएगा, ये बन गया ऑड नंबर है। यस, ऑड नंबर है, तो -1 की पावर ऑड जो है वो -1 हो जाएगा, तो -1 इंटू आयोटा ये बन गया। क्या हम इसे ऐसे छोड़ सकते हैं सर? नो, ऐसे तो छोड़ना ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा हम कभी नहीं छोड़ते। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। ये मैं आई लिखता हूं, कई बार मैं आई का वो टेल थोड़ी सी लंबी कर देता हूं, तो आई ही है ये। तो माइनस को मैंने ऊपर ले लिया और माइनस से आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इससे ये बन जाएगा। अब आयोटा से आयोटा काट देंगे? नहीं, अभी खुद ही तो मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल नहीं काटना है। तो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है ना। अब माइनस से माइनस काटो, आंसर आ गया आयोटा, प्योरली इमेजिनरी। अगर मुझे इसे लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कौन सी टर्म मिसिंग है? रियल टर्म मिसिंग है, तो रियल टर्म की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो ये लीजिए, इस तरह से अब हम जान चुके हैं कि कैसे हम
किसी भी आयोटा की पावर में कुछ भी आ जाए तो उसे कैसे टैकल करना है वो अब मुझे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो अब हम आयोटा की पावर कुछ भी आ जाए इस बात से हम पूरी श्योरिटी के साथ टैकल कर सकते हैं कि पावर कुछ भी आ जाए हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना चाहता हूं मैं, नो प्रॉब्लम, ऐड करना है तो रियल पार्ट से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। तो 2 में ऐड कर दो -5 और 3 आयोटा में ऐड कर दो 2/3 आयोटा, ये बन जाएगा -3 और यहां पे मैं एलसीएम ले लूंगा, 3 के साथ एलसीएम आएगा 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 11/3 आयोटा। दैट्स इट, आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, सब्ट्रैक्ट करना होगा तो 2 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और यहां पे माइनस आ जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 7, यहां पे माइनस है तो 9 - 2 होता है 7, तो ये आ जाएगा +7 प्लस 7/3 आयोटा। तो माइनस करना है तब भी और प्लस करना है तब भी, रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करें? बेटा बहुत इजी, मल्टीप्लाई में कोई आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल ऑब्वियस सी चीजें हैं जो आप लोग बड़ी आसानी से कर पाओगे। जस्ट मल्टीप्लाई कर दो दोनों ब्रैकेट्स को सीधा सीधा जैसे किया जाता है। 2 को -1 से करेंगे तो -2, 2 को 2 आयोटा से करेंगे तो 4 आयोटा, 3 आयोटा को -1 से करेंगे तो -3 आयोटा, 3 आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे तो 6 आयोटा स्क्वायर, राइट, 6 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों को तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये बन गया 1 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये बन गया -6, तो ये तो रियल आ गया। अब -6 को -2 से सॉल्व करेंगे, -8 प्लस आयोटा, तो ये बन गया बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐड सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि रियल पार्ट से ही ऐड सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट से ही ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, मगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते वक्त ये सब चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करेंगे? नीचे डिनोमिनेटर में कभी हम आयोटा नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो तो एक तरह का रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है, तो हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं लाइक दिस। अब आप ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 3 to the 6, then 3 into 7 iota, 21 iota, -5 iota into 2 will be 10 iota, -5 iota into +7, that will be -35 iota square। और डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी किसकी आइडेंटिटी है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये दोनों तो लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। 21 और 10 आयोटा मिलके बन जाएगा 31 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49, और साथ में भूलिएगा मत यहाँ पे आयोटा का भी स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1। अब ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा +35, और 35 और 6 को ऐड करके बनेगा 41 प्लस 31 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस मिलके बन जाएगा 53। 49 प्लस 4 53। अब आप इनको सेपरेट कर दो। सेपरेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इसे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, विच इज a प्लस आयोटा b। तो ये बन गई बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनानी है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना होगा तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 - 4 आयोटा। अब जैसे कि मैंने बताया था, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है बुक वाला, जिसमें हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर। तो चलिए पहले इसी से करते हैं। पहले बताओ कॉन्जुगेट ऑफ z कितना आएगा? आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे, दैट्स इट। अब मॉडुलस
का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही लिखवाया था, आप एक बार रिवर्स में जाके देख भी सकते हैं वीडियो में। तो 9 + 16 25 का रूट होता है 5। अब यहां पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। कॉन्जुगेट ऑफ जेड है 3 + 4 आयोटा और नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस का स्क्वायर भी करना है। 25 आ गया, 25 को सेपरेटली लिख देंगे तो ये बन गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। अदर मेथड ये है कि पहले आप इसको z मानेंगे, ठीक है, देन z का कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो वो होता है c का रेसिप्रोकल। तो ये बन गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या आंसर है? नो, y आंसर नहीं है क्योंकि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो आप इसे रैशनलाइज कर दो, 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है। अब ऊपर तो 3 + 4 आयोटा ही आएगा और वही हमें यहां पे चाहिए भी, और नीचे a - b, a + b की आइडेंटिटी a² - b²। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, तो 9 + 16 होता है 25। तो ये अलग अलग कर देंगे। तो ये बेटा आपके पास दोनों तरीके से मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सिखा दिया आपको। आई होप अब आपको सब चीजें ये क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करते हैं। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये सब चीजें अब आप जान चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आयोटा पे बेस्ड थोड़े से डिफरेंट इक्वेशंस आपके सामने लेके आऊंगा, जिसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है इस पे बेस्ड, या थोड़ी सी डिफरेंट आयोटा की हायर पावर्स जब एक साथ आ जाए बहुत सारी टर्म्स तो कैसे सॉल्व करना है वो हम करेंगे। तब तक आप बेटा 5.1 और 5.3 ये दोनों एक्सरसाइजेस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।